आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 9 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां पर दो ऐसे कोर्सेज हैं जो डिजिटल बोर्ड पर हैं। एक ग्रामर का कोर्स है, एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच है। एक और एप्लीकेशन है हमारा आशीष क्लासेस इंग्लिश, यहाँ पर एडिटोरियल्स के बैचेस हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिलेंगी। और आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर जो नई ई बुक है, जो आपको अप्रैल मई जून वाली ई बुक है, वो उपलब्ध करवा दी गई है, वो आप बाई कर सकते हैं। और क्लोज टेस्ट पैराजम्बल का बैच भी आपको यहाँ पे मिलेगा आशीष क्लासेस इंग्लिश वाली एप्लीकेशन पर। ठीक है, आज की जो एडिटोरियल है वो फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड्स आप सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आज के एडिटोरियल में जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। सूनर देन लेटर, ये एक फ्रेज है। सूनर देन लेटर एक क्या है? एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है सून, या फिर आप कह सकते हो विदाउट टू मच डिले। विदाउट टू मच डिले मीन्स बिना ज्यादा देरी के या जल्द ही, उसे कहा जाता है सूनर देन लेटर। ठीक है, बिना ज्यादा देरी के या फिर जल्द ही, सूनर देन लेटर। पेंटअप है, ये एक एडजेक्टिव है। पेंटअप क्या चीज है? एक एडजेक्टिव है। पेंटअप का मतलब क्या होता है? पेंट अप से मतलब होगा सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड। सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड। जैसे आप कहें पेंट अप फीलिंग, तो इसका मतलब है दबी हुई भावना। पेंट अप एंगर, दबा हुआ गुस्सा, तो दबे हुए को बोलते हैं पेंट अप। लैग है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है डिले, देरी। लैग का मतलब क्या है? डिले, देरी। रिजिलियंट है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो सकता है स्ट्रॉन्ग। वैसे फ्लेक्सिबल भी होता है, लेकिन यहां जो यूज किया गया है वो स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में यूज किया गया रिजिलियंट का। फॉस्टर एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब वैसे पोषित करना होता है, लेकिन यहां जो यूज किया गया है इसका मीनिंग है एनकरेज, मीन्स प्रोत्साहित करना। ठीक है। ऑनसेट है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब होता है स्टार्ट या फिर बिगिनिंग। शुरुआत को बोलते हैं ऑनसेट, स्टार्ट या बिगिनिंग। एनजेंडर है, ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है कोज या ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, यह है एनजेंडर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये कुछ वर्ड्स थे। वैसे आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारे नए वर्ड्स, कम से कम 15 से 20 नए वर्ड्स तो आप सीखेंगे ही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है एडिटोरियल का टाइट रॉप वॉक। ठीक है, टाइट रॉप वॉक का मतलब क्या है? ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल कार्य होना या डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील करना। तो लिख लीजिए इसका मतलब, टाइट रॉप वॉक का मतलब है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये इसका मतलब है टाइट रोप। ठीक है, टाइट रोप वॉक टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। भी रस्सी पर चलना, बिल्कुल एकदम खींची हुई रस्सी हो, उस पर चला जाए तो थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो गिर जाएंगे, वैसे ही बना हुआ है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब जो भी नए हैं आप में से, वो बता देता हूं कि ये जो अंडरलाइंड पार्ट है ये सब्जेक्ट हैं। बाकी जो भी डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको मैंने अलग से हाईलाइट किया है। वैसे इनका मीनिंग बता दूंगा, अदरवाइज बॉक्स में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, करंट अफेयर्स एक साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर शक्तिकांता दास स्टेटमेंट, ये हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर। देखो, सेंट्रल बैंक को ही रिजर्व बैंक कहा जाता है। अलग अलग देशों में, सभी देशों में रिजर्व बैंक होते हैं। तो भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई, उसके जो गवर्नर शक्तिकांता दास, उनका स्टेटमेंट, एकम्पनिंग मतलब साथ में आता हुआ। तो ये स्टेटमेंट किसके साथ आया? ये आया आरबीआई के लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ। भी आरबीआई ने हाल ही में एक नई नीति घोषित की है, उसी के साथ आरबीआई का स्टेटमेंट भी आया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करता है। अब ये एकम्पनिंग जो है, इसके बाद में ये जो पार्ट आया है ये सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, सब्जेक्ट ये वाला हुआ। ठीक है, इसलिए इसको देखकर हमने वर्ब लगाया है हाईलाइट्स।
जब किसी वर्ब के साथ में आप एस और ईएस जोड़ते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो गवर्नर शक्तिकांता दास का स्टेटमेंट जो कि आरबीआई की जो लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसके साथ आया, ये स्टेटमेंट हाईलाइट करता है, ये स्टेटमेंट दर्शाता है क्या, द बाइंड। बाइंड से मतलब क्या है, इस बाइंड का मतलब है आप कह सकते हो जटिल स्थिति, एक डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये दर्शाता है मुश्किल परिस्थिति। कौन सी मुश्किल परिस्थिति, दैट लगा के बताया है मॉनेटरी अथॉरिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन, वो स्थिति जिसके अंदर मौद्रिक अधिकारी अपने आप को पाते हैं। ठीक है, ये देमसेल्व्स जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसको देखकर है, मॉनेटरी अथॉरिटीज को देखकर है। और लिव इन यहाँ पे आ गया, फाइंड देमसेल्व्स इन, इसका मतलब जिसके अंदर, वो स्थिति जिसके अंदर मॉनेटरी अथॉरिटीज अपने आप को पाती है। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसों से संबंधित, मौद्रिक को बोलते हैं मॉनेटरी। यहां तक की अगर बात करें तो देखो दो सब्जेक्ट आए, एक शक्तिकांता दास का स्टेटमेंट आया, इसकी वर्ब हाइलाइट्स है, एक आपका मॉनेटरी अथॉरिटीज आया, इसकी वर्ब है वो फाइंड है। ठीक है, बाइंड और टाइट रॉप वॉक, ये दो अभी तक हमें डिफिकल्ट वर्ड के रूप में अगर बात करें तो मिले हैं। टाइट रॉप वॉक का मतलब होता है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जबकि बाइंड है इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। आप इसको प्रेडिकमेंट भी कह सकते हैं, आगे ऐसा वर्ड आएगा पता लग जाएगा आपको। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति को बोलते हैं। आगे बढ़े, अब ये नया सेंटेंस है, व्हाइल द सेंट्रल बैंक्स ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस, तो कह रहा है जहां केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक की बात कर रहा है, इसके जो ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस हैं, कौन से कार्य जो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले हैं, वृद्धि को सपोर्ट करने वाले हैं, कौन कौन से कार्य, हाइफन लगा के बताया। मेंटेनिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब है वो इंटरेस्ट रेट जिसके आधार पर और ब्याज दरें निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे एक बेस ईयर होता है, आप लोग कुछ अलग से टर्म्स होते हैं इसके अंदर, वो हमेशा याद रखें, ये बार बार में रिपीट होंगे। बेस ईयर जैसे होता है, बेस ईयर में क्या होता है कि भाई इस ऐसे वर्ष को आधार वर्ष मान लें जिससे तुलना करके अगले वर्ष की ग्रोथ या फिर कहीं डिक्लाइन जो है उसको मापते हैं। कि भाई जैसे मान लो मैं कहूं कि 2020 को मान लिया बेस ईयर, 2020 में कह दिया कि महंगाई लेट्स से 7% है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। 2021 में महंगाई है वो आ गई 8%, तो कहा जाएगा कि 1% की वृद्धि है, क्योंकि हमने इस बेस ईयर के आधार पर इसको कंपेयर किया है। ठीक है, ऐसा ही होता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब एक प्रकार से बेस इंटरेस्ट रेट है जिसके आधार पर और ब्याज दरें निर्धारित होती हैं। तो कह रहा है जहां सेंट्रल बैंक के ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस, अब ग्रोथ सपोर्टिव एक्शन कौन कौन से हैं, एक तो है कि भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को क्या करना, मेंटेन करना एट ए डिकेड लो, और कहां तक लेकर चलना, एक दशक में सबसे कम स्तर पर रखना। ठीक है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को कहां पे रखना कि पूरे 10 सालों के अंदर, 10 सालों के समूह को डिकेड बोलते हैं, उसमें सबसे निम्नतम जो स्तर है वहां तक रखना। दूसरा काम क्या है, इंश्योरिंग एम्पल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कैश, नकदी, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको भी इंश्योर बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है INSURE जिसका मतलब बीमा करना, सुरक्षा करना, ये है, इसको भी इंश्योर ही कहा जाता है, दोनों का उच्चारण सेम है। तो कौन कौन से काम हैं ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस में, एक तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिकेड लो तक, मतलब एक दशक में सबसे न्यूनतम स्तर तक मेंटेन करना, दूसरा है पर्याप्त लिक्विडिटी को इंश्योर करना कि पर्याप्त कैश रहे, और क्या है एन अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, और एक ये है कि अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस बना रहे। अब अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस का सीधा सीधा मतलब समझना कि ब्याज दरों को कम कर देना, जिससे कि फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसके अंदर कह सकते हो कि पैसा इंजेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगर ब्याज दरें कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, उससे पैसा ज्यादा आएगा मार्केट के अंदर। तो वो जो पॉलिसी है आरबीआई की उसे बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। तो ये जो तीन चीजें गिनवाई है इसने, एक तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिकेड लो स्तर पर मेंटेन करना, दूसरा काम एम्पल लिक्विडिटी को इंश्योर करना, और तीसरा अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस, इसको इंश्योर करना या फिर इसको मेंटेन करना, ये तीन काम। अब फिर से आ जाओ इस सब्जेक्ट पे, इसकी वर्ब आ रही है आर। ये जो एक्शंस हैं आर येट टू का मतलब अभी ये काम पेंडिंग है, अभी ये काम होना है। आर येट टू हेल्प एनजेंडर, अब यहां पे काम की बात है कि हेल्प के बाद में जब भी आप कोई वर्ब लगाएंगे तो V0। ठीक है, अगर आप 2 + V0 लगाएं तो भी गलत नहीं है, आप हेल्प टू एनजेंडर कर दो या हेल्प एनजेंडर कर दो, बोथ आर राइट। लेकिन ज्यादा प्रचलन में कौन सा है, V0, जब 2 नहीं होता है ज्यादा प्रचलन में है, इसलिए ये ज्यादा अखबार में आपको यही मिलेगा।
एंजेंडर का मतलब क्या देखा था, कोज या फिर ब्रिंग अबाउट, घटित होने का कारण बनना, गिव राइज टू, ये सब मतलब होते हैं इसके। अ मीनिंगफुल रिकवरी, अब इन बातों को छोड़ दें बीच में से, तो कनेक्ट करेंगे सीधा इससे कि सेंट्रल बैंक के जो ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस हैं उनको अभी भी क्या करना है, मीनिंगफुल रिकवरी को यहां प्राप्त करना है। ठीक है, अभी भी ये जो एक्शंस हैं इनकी अर्थपूर्ण रिकवरी मतलब कहें कि लाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं, ये कार्य अभी भी रिकवरी नहीं ला पाए हैं, कहने का मतलब ये है। यट टू का मतलब अभी तक ये हुआ नहीं है, होना बाकी है। अब नया वाक्य स्टार्ट हो गया, नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू डिस्क्वाइटिंगली होवर अराउंड द 6% अपर बाउंड ऑफ इट्स मैंडेटेड टारगेट। क्या कह रहा है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कंटिन्यूज जारी है, किस चीज में, टू डिस्क्वाइटिंगली, डिस्क्वाइटिंगली एडवर्ब है, इसका मतलब बेचैनी पूर्वक, रेस्टलेस तरीके से। होवर का मतलब होता है मंडराना, है ना, किसी आसपास किसी स्थान के आसपास रहना या किसी लेवल पर रहना। ठीक है, उसे कहते हैं स्टे एट ए पर्टिकुलर लेवल। आप इसको लिख लो, स्टे एट अ पर्टिकुलर लेवल, स्टे एट अ पर्टिकुलर लेवल, किसी खास स्तर तक बने रहना, उसको बोलते हैं क्या, होवर। तो इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बनी हुई है, लगभग कहां पे, अराउंड का मतलब लगभग 6% पर बनी हुई है। अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब ऊपरी सीमा, अब बाउंड का मतलब है लिमिट, अपर बाउंड ऑफ इट्स मैंडेटेड टारगेट, और ये ऊपरी सीमा है किसकी, जो टारगेट इसने मैंडेट किया था, मैंडेट का मतलब डिक्रीड, डायरेक्टेड, जो निर्देशित किया था, जिसका हमने मतलब एक टारगेट रखा था कि भाई आप टारगेट रखा था कि इतना ही रहेगा महंगाई, उससे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है महंगाई, कहने का मतलब ये है। ठीक है, दो क्लोज हैं, वाइल जब होगा तो दो क्लोज होंगे, एक तो यहां से लेकर यहां तक का है, फिर इन्फ्लेशन से लेकर और टारगेट तक का है। तो यद्यपि सेंट्रल बैंक की ग्रोथ सपोर्टिव एक्शंस जो हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं उसकी बात करी, ये अभी भी इनको मीनिंगफुल रिकवरी प्राप्त करनी है, अभी भी इन कार्यों से रिकवरी नहीं हो पाई है। अगला बता रखा है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यूज, और इन्फ्लेशन जो है मतलब एक तरफ तो ये काम नहीं हुआ, दूसरी तरफ महंगाई जो है वो लगातार मंडरा रही है, बनी हुई है 6% के इर्द गिर्द, जो कि टारगेट जो रखा गया था उससे ऊपरी स्तर है, इतना टारगेट नहीं रखा गया था, इससे कम रखा गया था इन्फ्लेशन का, उससे ऊपरी स्तर पर महंगाई चल रही है। ठीक है, आप कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसके अंदर से, अगले स्लाइड में फिर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है गवर्नर दास एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, एक्नॉलेज से मतलब है एडमिट करना, स्वीकार करना। ठीक है, भी किसी सच्चाई को स्वीकार आप कर लेते हो ना कि हाँ ये है, आप स्वीकार लेते हो कि जैसे मान ले कहें कि आप इंग्लिश में कमजोर हैं, यू आर वीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप फिर कह देंगे कि हाँ मैंने एक्नॉलेज कर दिया कि मेरी इंग्लिश वीक है, इस प्रकार से एक्नॉलेज का प्रयोग करते हैं। तो गवर्नर दास ने स्वीकार किया आरबीआई प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टी कह दीजिए, ट्रबल कह दीजिए, कॉन्ड्री कह दीजिए। ठीक है, मतलब मुश्किल स्थिति को बोलते हैं प्रेडिकमेंट। ठीक, ये नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे, ये जेनेटिव केस होता है अपोस्ट्रोफे वाला, इसके बाद जो शब्द आएगा वो नाउन ही होगा हमेशा, तो ये नाउन हो गया। तो गवर्नर दास ने स्वीकार किया आरबीआई के प्रेडिकमेंट को, किसको, आरबीआई की डिफिकल्टी को। व्हेन ही सेड, कब स्वीकार किया, कैसे पता लगा लेखक को, तो जब उन्होंने कहा, ये ही आ रहा है गवर्नर दास के लिए प्रोनाउन, इसकी वर्ब ये है, इसकी वर्ब ये है। क्या कहा कि भाई जब ये पेंडेमिक शुरू हुई थी ना उससे पहले, ऑनसेट का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग, शुरुआत, तो जब ये शुरू हुई थी ना पेंडेमिक, कोरोना महामारी की बात है, उससे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन, देखो दो चीजें होती है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है। सीपीआई अगर आपने नाम सुना हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें एक गुड्स की एक बास्केट होती है, मतलब एक बास्केट होगी, उसके अंदर सारे गुड्स को शामिल करते हैं, उसकी जो महंगाई है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है कीमतों के अंदर, वो सब मापते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन से। ठीक है, जितनी भी कंज्यूमर वस्तुओं को कंज्यूम करता है उन सभी वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसको मापते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन से। अगर उस बास्केट से आप माइनस कर दोगे, आप हटा दोगे फूड और फ्यूल को, तो फिर जो महंगाई निकल कर आएगी वो कोर इन्फ्लेशन निकल कर आएगी। बात समझ में आ रही है? फूड और फ्यूल सहित महंगाई जो होती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, और फूड और फ्यूल को निकालने के बाद जो महंगाई मापते हैं उसे कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, थोड़ा याद रखिएगा। सीपीआई से मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। तो कहा कि भी
गवर्नर दास जो है उन्होंने आरबीआई की जो जटिल स्थितियां हैं, आरबीआई की जो मुश्किलें हैं उसको स्वीकार किया। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि जब ये वैश्विक महामारी शुरू हुई थी उससे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था और जो महंगाई को लेकर आशाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थे, वर वेल एंकर्ड एट 4%। इस एंकर्ड का मतलब है फिक्स्ड। वो कहां तक स्थिर थी? 4% तक। भाई एंकर का मतलब वैसे लंगर डालना होता है, नाव को रस्सी से बांध दिया, नाव स्थिर रहे, नाव मूव ना कर पाए, उसी तरीके से यहां पे इसको मीनिंग लेंगे फिक्स्ड। तो पेंडेमिक से पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन और महंगाई से संबंधित जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो स्थिर थी कहां तक? 4% तक। कि लेखक ने कहा कि भाई यहां 4% टारगेट रखा गया था कि इतनी ही रहेगी। द गेन्स फ्रॉम विच, अब 4% ही रहेगी, महंगाई कंट्रोल में है, तो इससे जो होने वाला लाभ है नीड टू बी कंसोलिडेटेड। इसको क्या करने की जरूरत है? कंसोलिडेट करने की जरूरत है। पैसिव वही से बी के साथ थर्ड फॉर्म। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, तो इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है मेंटेन करना, रिटेन करना, और इसको बनाए रखने की जरूरत है कि महंगाई जो इतनी ही रहनी है, 4% तक स्थिर रहेगी, तो महंगाई कंट्रोल में है, तो फिर इससे होने वाले लाभ हैं उसको जरूरत है कंसोलिडेट करने की और प्रिजर्व करने की। ठीक है। स्टेबिलिटी इन इन्फ्लेशन, स्थिरता को बोलते हैं स्टेबिलिटी, नाउन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन में जो स्थिरता है, इन्फ्लेशन रेट में, महंगाई की दर में जो स्थिरता है, वो स्थिरता क्या करती है? फोस्टर करती है। फोस्टर का मतलब हमने शुरू में क्या पढ़ा था? एनकरेज। तो वो क्या करती है? वो एनकरेज करती है किसको? क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। जो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम, जो मॉनेटरी पॉलिसी का ढांचा है उसकी जो विश्वसनीयता है उसको ये एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। एंड ओगर्स वेल, ओगर का मतलब होता है कह सकते हो पोर्टेंड या फिर बोर्ड, मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देना। ये BODE है, पोर्टेंड या बोर्ड, पोर्टेंड या फिर बोर्ड, भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी देने को बोलते हैं ओगर। ठीक है, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो। तो वेल है इसका मतलब शुभ है। अगर यहां पे आ जाता कि बुरी स्थिति है तो मान लो ओगर्स, यहां पे कर दिया जाता बैड, इसका मतलब हो जाता अशुभ है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है इन्फ्लेशन रेट में वो यहां प्रोत्साहित करती है किसको? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की क्रेडिबिलिटी को, और अच्छा संकेत देती है किसके लिए? फॉर एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। एंकर का मतलब फिक्स करना, हमने पढ़ा, वैसे सिक्योर करना भी होता है लेकिन यहां पे फिक्स करना, कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को स्थिर रखना, कि इन्फ्लेशन कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, उसको स्थिर रखने के लिए भी अच्छा संकेत यहां पे है। ये जो स्टेबिलिटी है ये संकेत देती है। तो स्टेबिलिटी की जो वर्ब है वो देखो, एक तो है फोस्टर्स, एक है ओगर्स। ठीक है, आगे देखें। दिस इन टर्न, तो ये जो चीज है स्टेबिलिटी आई, ये सब कुछ हमने जो डिस्कस किया, ये बदले में, इन टर्न मतलब बदले में, रिड्यूसेज, ये कम करती है किस चीज को? ये इसकी वर्ब आ गई। अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए जो अनिश्चितता का माहौल है, निवेशक सोचते हैं कि भी अभी मार्केट जो है अप एंड डाउन चल रहा है, स्थिरता नहीं है, तो निवेश करें कि नहीं करें। जो अनिश्चितता का माहौल है इसको क्या करता है? कम करता है। ठीक है। इंक्रीजेस, दूसरा काम क्या करता है? एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, जो बाहरी प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाता है। एंड दस इज ग्रोथ प्रमोटिंग, और इस प्रकार से जो चीज है ये ग्रोथ प्रमोटिंग है। ग्रोथ प्रमोटिंग मतलब ग्रोथ को बढ़ाने वाली है। ठीक है, प्रमोट का मतलब उन्नत करना, डिमोट का मतलब अवनत करना, तो ये ग्रोथ को बढ़ाने वाली है। ठीक है। इट इज दिस वाइटल इन्फ्लेशन, ध्यान रखिए कि अगर इट का प्रयोग आपने शुरू में किया है तो ये इंफेटिक हो सकता है, जोड़ देने के लिए हो सकता है, तो ये जोड़ देने के लिए यूज किया गया है कि ये वही वाइटल इन्फ्लेशन है। वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, टारगेटिंग का मतलब लक्ष्य रखने वाला, और रिमिट का मतलब है क्षेत्र, एरिया ऑफ, एरिया कह दो, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे होता है जिम्मेदारी का क्षेत्र, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, या इसको स्पेयर भी कह सकते हो, SPHERE, या फिर इसे आप एम्बिट भी कह सकते हो, क्षेत्र। ठीक है, रेंज भी कह सकते हो। तो इट इज दिस वाइटल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिमिट, कि ये वही महत्वपूर्ण महंगाई टारगेटिंग रिमिट है, मतलब महंगाई को टारगेट करने वाला क्षेत्र है। ठीक है,
तो ये वही क्षेत्र है जो महंगा टारगेट करता है, दैट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज टेम्पररीली सेट असाइड, जिसे कि मौद्रिक नीति समिति ने क्या किया है, अस्थायी रूप से सेट असाइड किया है। सेट असाइड का मतलब क्या होता है, एक तरफ रख देना, इसका मतलब होता है इग्नोर। सेट असाइड का मतलब होता है इग्नोर, एक तरफ रख देना। सेट का मतलब रखना, असाइड का मतलब एक तरफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, किसके चलते, किस कारण से, तो इसके चलते, कोविड-19 के चलते। एंड इट्स ब्रूटल इंपैक्ट, ब्रूटल का मतलब होता है सीवियर, बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक, इंपैक्ट प्रभाव, और इस कोविड-19 के बहुत ही भयावह जो प्रभाव हैं उसके चलते। वाइल, जबकि द सेंट्रल बैंक फोकसेज, वाइल कंजंक्शन है, जबकि जो केंद्रीय बैंक है वो फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है किस पर, इट्स एफर्ट्स, अपने प्रयासों पर। प्रयास किस पे, ऑन यूजिंग ऑल अवेलेबल पॉलिसी टूल्स। प्रयास किसके, सभी जो उपलब्ध पॉलिसी टूल्स है उसको यूज करने के प्रयास, टू साइमल्टेनियसली प्रिजर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, प्रिजर्व, मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, एंड सपोर्ट, और समर्थन करना, सपोर्ट करना, सहारा देना किसको, ड्यूरेबल, टिकाऊ, इकोनॉमिक, आर्थिक, रिवाइवल का मतलब पुनः सक्रियता, कि आर्थिक सक्रियता पुनः एक बार फिर से आ जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर से पढ़ लीजिए, यहां से यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया। इट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है, एम्फेटिक इट है, ये जोर दे रहा है कि ये वही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, महत्वपूर्ण, महंगाई वाला, महंगाई को टारगेट करने वाला क्षेत्र है, जिसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया, ये हैज इसकी वर्ब है, हैज सेट, ये सेट तीनों फॉर्म सेम ही होती है, सेट सेट सेट, तो हैज का थर्ड फॉर्म मानेंगे। तो जिसने अस्थायी रूप से मौद्रिक नीति समिति से अस्थायी रूप से कोविड-19 के चलते और उसके भयावह प्रभाव के चलते इग्नोर कर दिया था एक बार, कि इस पर बाद में ध्यान देंगे, बाद सोचेंगे इसके बारे में। जबकि सेंट्रल बैंक जो है फोकस करता है, ठीक है, इसकी वर्ब है, अपने एफर्ट्स को किस पे फोकस करता है, ऑन, फोकस का तो ऑन लगता है, कि भी जितने भी उपलब्ध पॉलिसी टूल्स है उसको यूज करेगा, किस लिए, ताकि साथ साथ में, साइमल्टेनियसली साथ साथ में एडवर्ब है, ताकि साथ साथ में वित्तीय स्थिरता है उसको मेंटेन किया जा सके और ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिवाइवल को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, स्टिल, फिर भी ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। फिर भी द सेंट्रल बैंक्स आउटलुक, आउटलुक का मतलब क्या होता है, नजरिया। फिर भी जो सेंट्रल बैंक का आउटलुक है फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए, एंड इन्फ्लेशन, और महंगाई के लिए, शोज, अब ये जो आउटलुक है, ये जो दृष्टिकोण है, ये दिखाता है, इट इज कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्निजेंट के साथ ऑफ है, इसकी जगह आप अवेयर ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है, कॉन्शियस ऑफ भी कर सकते हो। तो जहां भी जानकारी होने संबंधी वर्ड हो, जहां भी जागृत होने संबंधी शब्द हो, जागरूक होने संबंधी शब्द हो, वहां पे ऑफ लगाते हैं। ठीक है, फिर भी सेंट्रल बैंक का जो आउटलुक है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के लिए, वो दिखाता है कि सेंट्रल बैंक के लिए इट, ये प्रोनाउन आ गया, कि ये अवेयर है किसको लेकर, ग्राउंड रियलिटीज, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो मतलब जमीनी हकीकत है, उसको लेकर उसको पता है। सेंट्रल बैंक का जो आउटलुक है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर, वो दिखाता है कि सेंट्रल बैंक को पता है कि वास्तव में स्थितियां क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, एंड द लिमिट्स टू इट्स पॉलिसी ऑप्शंस, और उसको यह भी पता है कि किस स्तर तक ये पॉलिसी विकल्प यहां पे दे सकता है, उसकी भी लिमिट है, कि इससे बाहर तो हम जा नहीं पाएंगे, यहीं तक हम पॉलिसी ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, ये सारी जानकारी इसको है। ठीक है, असर्टिंग दैट, असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, तो ये दावा करते हुए, असर्टिंग को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा करते हुए, तो ये दावा करते हुए कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो घरेलू आर्थिक गतिविधि है, हैज स्टार्टेड टू रिकवर, ये अब रिकवर होना स्टार्ट हो चुकी है, विद द एबिंग, और स्टार्ट कब हुई, जब ये एब होना शुरू हुई। एब का मतलब पीछे हटना, एब का मतलब कमजोर होना, एब का मतलब कम होना। ठीक है, तो सेकेंड वेव जो है, जो कोविड-19 की दूसरी लहर है, उसके कम होने के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। इसी के साथ एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये होपफुल है, इसको आशा है किस चीज की, बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब होता है रिकवर करना या रीबाउंड करना, रिकवर या रीबाउंड। तो इसको ऐसी आशा है कि वापस से उफान आएगा इन रूरल डिमांड, किस में, ग्रामीण मांग में, ऑन द बैक ऑफ का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, एग्रीकल्चरल आउटपुट, कृषि के जो उत्पाद हैं उसके आधार पर, रिमेनिंग रिजिलियंट, चूंकि कृषि उत्पाद जो हैं वो बने हुए हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है
है ना, इस कारण से। कपल्ड विद मतलब किसके साथ साथ, इसका मतलब है कंबाइंड विद। तो इसके साथ और क्या जोड़ दें, अर्बन कंजम्पशन रिकवरिंग, अर्बन शहरी, कंजम्पशन उपभोग, रिकवरिंग रिकवरी होना, एज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स क्योंकि जो निर्माण और सेवा क्षेत्र हैं, रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब वही बाउंस बैक, क्योंकि इन्होंने बाउंस बैक किया है, विद ए लैग, लैग का मतलब मैंने बताया था डिले, कुछ देरी जरूर हुई लेकिन इसमें भी बाउंस बैक आया है। एंड एज इंक्रीज्ड वैक्सीनेशंस, और जो बढ़ी हुई वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीनेशंस नाउन है, इंक्रीज्ड एडजेक्टिव है, ये टीकाकरण, ये बढ़ा हुआ टीकाकरण। हेल्प रिलीज, मैंने कहा था हेल्प के बाद में जब वर्ब लगाएंगे तो सीधा V0 लगा सकते हैं, 2 + V0 लगा सकते हैं। तो जो बढ़ा हुआ टीकाकरण है वो भी हेल्प कर रहा है किसमें, रिलीज पेंट अप डिमांड, की पेंट अप डिमांड जो दबी हुई मांग है उसको रिलीज करे, उसको मतलब लेकर आए सामने। पेंट अप का मतलब सप्रेस्ड, हमने देखा था रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड दबा हुआ, पेंट अप एडजेक्टिव होता है। फिर देखिएगा भाई, ये दावा करते हुए कि घरेलू आर्थिक गतिविधि जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो गई है, किसके साथ, दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही। तो इसका दावा करते हुए एमपीसी जो है वो आशा है इसको कि रूरल डिमांड के अंदर भी बाउंस बैक आएगा, ग्रामीण डिमांड भी ऊपर आएगी, किसके आधार पर, क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, किसके साथ साथ अर्बन कंजम्पशन रिकवरिंग एज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स रिबाउंड विद अ लैग। यहां पे बात करी ग्रामीण क्षेत्र की, अब कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में उपभोग भी जो है वो भी रिकवर हो रहा है, क्योंकि निर्माण और जो सेवा क्षेत्र हैं वो कुछ देरी के साथ यहां पे बाउंस बैक आना शुरू हो गया है। और एक चीज और भी है कि प्रभाव भी, ग्रामीण डिमांड क्यों बढ़ेगी, शहर में उपभोग क्यों बढ़ेगा, इसका एक कारण ये भी है कि जो बढ़ा हुआ वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे पेंटअप जो डिमांड है उसको रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ है इसके अंदर। शेयर जरूर कर देना भी वीडियो को आप, और एक लाइक जरूर करके जाना, ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हमेशा बताता ही रहता हूँ आपको मैं। चलो आगे देखो, हाउ एवर ये होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, हालांकि या फिर भी। गिवन, याद रखिएगा गिवन और गिवन दैट दोनों का काम एक ही है, दोनों का मतलब होता है कंसिडरिंग, दोनों का मतलब होता है ध्यान देते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए। बस फर्क ये है कि गिवन एक प्रेपोजिशन होता है, गिवन दैट होता है वो एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो आगे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो ये देखो सब्जेक्ट आ गया, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ सब्जेक्ट है ये। अंडरलाइन का मतलब होता है बेसल, बेसिक, फंडामेंटल, बेसल, फंडामेंटल, मूलभूत कह सकते हो, आधारभूत कह सकते हो। कंडीशंस का मतलब होता है स्थितियां, आर स्टिल वीक। ठीक है, हालांकि ये देखते हुए कि आधारभूत स्थितियां अभी भी कमजोर हैं, एंड द करंट सिचुएशन इंडेक्स, और वर्तमान स्थितियों को बताने वाला जो सूचकांक है ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, किसका, कंज्यूमर के विश्वास का, उपभोक्ता के विश्वास का, इन इट्स ओन जुलाई सर्वे, अपने खुद के सर्वे में, इज स्टिल स्टक नियर द ऑल टाइम लो, ये अभी भी स्टक, स्टिक की थर्ड फॉर्म है, वो चिपका हुआ है, वो बना हुआ है, स्थिर हुआ है, कहां पे, लगभग अभी तक का सबसे निचले स्तर पर, पोल्ड इन में। और ये सर्वे जो है वो कब किया गया था, पोल का मतलब पता ना, ओपिनियन पोल लेते हैं, तो ये कुछ पोलिंग हुई थी, ये मतलब सर्वे को पोल किया गया था मई के मंथ में, तब इसमें ये सामने आई बातें। द आरबीआई, आरबीआई के पहले द लगेगा, हैज रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना। आरबीआई ने अपना, इट सारा आरबीआई के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, तो पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो कितना बना रखा है, 9.5%। तो आरबीआई ने अपने पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ का जो पूर्वानुमान है वो कहां तक टिकाए हुए है, 9.5% रहेगा। फिर समझ लीजिए, ये देखते हुए कि आधारभूत स्थितियां अभी भी वीक है, और करंट सिचुएशन इंडेक्स जो कि पोल किया गया था मई के मंथ में, इस सर्वे में सामने आया, जुलाई के सर्वे में सामने आया कि अभी भी ऑल टाइम लो बना हुआ है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी बना हुआ है लो स्तर पर। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 9.5% अपना मेंटेन किया है। ठीक है, द फैक्ट दैट इट हैज एट द सेम टाइम लोवर्ड, ये जो फैक्ट है, क्या फैक्ट, इस फैक्ट की वर्ब तो आगे यहां पे है, सीधा कर लो चाहे, द फैक्ट बिलाइज द अनसर्टेनिटी इन इट्स आउटलुक। आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, तो जो फैक्ट है वो अपने आप में ही जो अनिश्चितता है दृष्टिकोण में उसका खंडन करता है। बिलाई का मतलब झुठलाना, फॉल्सीफाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। अब ये क्या फैक्ट है, फैक्ट ये है कि इट हैज एट द सेम टाइम लोवर्ड, इट यहाँ पे आरबीआई के लिए है कि आरबीआई ने इसी टाइम पे लोअर कर दिया, कम कर दिया।
Q2 मतलब क्वार्टर टू मतलब अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर जो है वो Q2 है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर है वो Q3 है, जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर 4 है। इनके लिए ग्रोथ प्रोजेक्शंस का मतलब है अनुमान, ठीक है। तो वृद्धि संबंधी जो अपना अनुमान है उसको कम कर दिया। इट मेड जो कि इसने दिया था जस्ट 2 months एगो, 2 महीने पहले ही, ठीक है। और कितना कम कर दिया, इसके बीच 0.5% से 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स तक कम कर दिया, ठीक है। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर समझना कि द फैक्ट दैट, अफेक्ट क्या है कि इट आरबीआई ने सेम टाइम पर लोअर कर दिया, कम कर दिया Q2, Q3 और Q4 का ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो इसने 2 महीने पहले ही दिए थे, किस किस के बीच 0.5 से 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है बिलाई करता है इसके आउटलुक में अनसर्टेनिटी को, कि जो दृष्टिकोण में अनिश्चितता है उस दृष्टिकोण में अनिश्चितता वास्तव में है नहीं, ये बात यहां पता लगती है, ठीक है। विद द मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट का मतलब घाटा या कमी होती है, डिक्रीज कह सकते हो। तो इस चीज के साथ कि मॉनसून की बारिश में कमी रही एक बार फिर से, और वो कमी कहां तक वाइडन हुई, कहां तक गहराया ये कमी, ये -4% तक चली गई, ठीक है। कब की बात कर रहा है, 8 अगस्त तक की अगर बात करें, एज ऑन का मतलब इस डेट तक की अगर बात करें, तो 8 अगस्त तक जो मॉनसून रेनफॉल डेफिसिट है वो एक बार फिर से वाइडन हुआ, गहरी हुई ये डेफिसिट, ये कमी और ज्यादा बढ़ गई, -4% तक चली गई, ठीक है। इसके साथ दूसरी बात, लेटेस्ट खरीफ सोइंग एस्टिमेट्स रिवीलिंग एन ऑलमोस्ट 23% शॉर्टफॉल। जो लेटेस्ट खरीफ सोइंग है, हाल ही में जो खरीफ की बुआई की जा रही है उसके जो एस्टिमेट्स हैं, उसके जो पूर्वानुमान हैं, रिवीलिंग वो दर्शा रहे हैं ऑलमोस्ट 23% शॉर्टफॉल की, यहां पे 23% तक कम फसल बोई गई है खरीफ वाली। साथ में कंपोजिट पीएमआई डेटा, मतलब मिक्स्ड पीएमआई एक इंडेक्स है, तो मिक्स्ड जो पीएमआई इंडेक्स है उसके डेटा जो हैं जुलाई के लिए वो दिखा रहे हैं परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी, रिडक्शन, लगातार कमी किसमें, बिजनेस एक्टिविटी में। एंड कंटिन्यूइंग जॉब लॉसेस, लगातार यहां पे जॉब लॉस, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, ये दिखा रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ ये तो कुछ कारण हुए, मॉनसून रेनफॉल है वो कम हो गया, कहां तक चला गया, -4% तक, 8 अगस्त तक की बात है। खरीफ फसल की जो बुआई है उसके जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, वो लगातार कम हो रहे हैं, मतलब कितना दिखाया इसने, 23% शॉर्टफॉल रहा। और जो मिक्स्ड पीएमआई डेटा जो है जुलाई के लिए वो दिखा रहा है कि लगातार कमी आ रही बिजनेस एक्टिविटी में और लगातार जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो इन सब के साथ इट इज हार्ड टू सी, बड़ा मुश्किल है देख पाना, ईदर अ नियर टर्म रिवाइवल, या तो मतलब दोनों चीज नहीं देख पाओगे आप, ना तो यहां पे नजदीक में कोई रिवाइवल नजर आ रहा है, रिवाइवल मतलब बाउंस बैक, रिबाउंड, पुनः सक्रियता डिमांड में, तो ना तो ऐसा लग रहा है कि मांग बढ़ेगी नजदीक भविष्य में, और एन ईजिंग, इधर के साथ और लगता है कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और ना ही यहां पे ईजिंग एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जो महंगाई का दबाव है वो भी यहां पे घटने वाला नहीं है, वो भी कम होने वाला नहीं है। किस कारण से, मतलब कहां से दबाव, सीरियल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस, ये तो हो गया खाद्य तेल, ये हो गया अनाज जैसे गेहूं चावल ये सब अनाज, तो इनसे इनके जो कीमतें हैं उससे जो दबाव पड़ा है वो कम होने वाला भी नहीं है। इट की वर्ब यहां पे इज हो गई, ठीक है। एडमिटिंग मतलब स्वीकार करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द प्राइस प्रेशर्स, कीमतों का दबाव, तो इस चीज को स्वीकार करते हुए कि कीमतों का दबाव तो है, आरबीआई हैज ऑल्सो रेज्ड, रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहां पे इन्फ्लेशन, यहां पे फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। राइज दूसरी तरफ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगाना होता, ठीक है। तो इस बात को स्वीकार करते हुए कि कीमतों का दबाव तो है, आरबीआई ने क्या कर दिया, अपने पूरे वित्त वर्ष का जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, कि महंगाई का जो अनुमान है उसको बढ़ा दिया, कहां तक, 60 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा दिया, और कहां ले गया, 5.7% तक, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। ऑल्सो साथ ही में एक चीज और हुई, विद वन ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द एमपीसी डिसेंटिंग, भी एमपीसी जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें 6 सदस्य हैं, 6 में से एक सदस्य जो है वो असहमत था, डिसेंट का मतलब डिसअग्री होना, असहमत होना, एंड वोटिंग अगेंस्ट द लैंग्वेज ऑफ द पॉलिसी स्टांस, और इसने जो पॉलिसी स्टांस दिया आरबीआई ने उसकी जो लैंग्वेज थी, जो पॉलिसी संबंधी जो बातें कही उसको इसने विरोध किया, उसके अगेंस्ट इसने वोट दिया, ठीक है।
तो इसको देखते हुए इट सीम्स क्लियर, ये बात स्पष्ट लगती है कि द सेंट्रल बैंक में सूनर देन लेटर, ये मतलब शीघ्र ही, हैव टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जल्द ही इसको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, एंड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग रेट्स, और इसको जो दर हैं, ब्याज दरें जो भी है, उसको सामान्य करना पड़ेगा। इफ, यदि, इट वांट्स, इट यहां पे आरबीआई के लिए प्रोनाउन है, यदि ये चाहता है, अवॉइड अंडरमाइनिंग, अवॉइड के बाद में जेरेंड लगता है, अंडरमाइन का मतलब वीकन होता है, कमजोर कर देना होता है, यदि ये चाहता है अवॉइड करना, क्या, अंडरमाइनिंग इट्स ऑन क्रेडिबिलिटी, अपनी खुद की विश्वसनीयता को कम होने से बचाना चाहता है, कैसे, बाय डिलेइंग स्टेप्स टू रेन इन इन्फ्लेशन, डिलेइंग देरी करते हुए, स्टेप्स कदम उठाने में, टू रेन इन मतलब कंट्रोल, कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर समझना। साथ ही में जो 6 सदस्य थे एमपीसी के, उनमें से एक सदस्य ने असहमत हो गया और उसने जो पॉलिसी स्टांस था, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसके खिलाफ उसने वोट दिया। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यह स्पष्ट है कि सेंट्रल बैंक हो सकता है, ये संभावना के लिए में आ रहा है कि जल्द ही इसको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़े और रेट्स को नॉर्मलाइज करना शुरू करना पड़े। स्टार्ट के बाद में भी जेरेंड लगता है, ठीक है। यदि ये चाहता है क्या करना, अपनी विश्वसनीयता कमजोर नहीं होने देना चाहता, और कमजोर कब होती विश्वसनीयता इसकी, यदि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में देरी करता है तो विश्वसनीयता कमजोर होगी, और ये चाहता है कि ऐसा नहीं हो तो फिर इसको ये करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, उससे पहले आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम इसको। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।